तो गाइस जो हम टॉप 100 इडियम एंड फ्रेजेस कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, उसका पार्ट 2 लेकर के आ गया हूं मैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को। और एक और चीज़ बता दूं कि जिन्होंने भी नहीं किया है पिछले पार्ट को, अगर मिस कर दिया आपने तो कोई बात नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू देख सकते हैं पार्ट 1 को, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, कल वाला भी आज का भी जो पीडीएफ आएगा वो भी, तो आपको मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाओ और ज्वाइन करो टेलीग्राम पे। वहां पे थोड़ी देर बाद, वीडियो अपलोड करने के थोड़ी देर बाद पीडीएफ फाइल जो है वो मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। और ये जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से पूछा जाएगा ही आपके एग्जाम में। चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 21 है, कल 20 तक किया था। 21 है, टर्न अ ब्लाइंड। इसका मतलब क्या होता है? प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। इसका मतलब देखिएगा, इस टर्न अ ब्लाइंड का मतलब हो जाता है कि मैं जानता हूं, आपने अगर कुछ बोला या फिर आपने कुछ किया, आपका कोई ऐसा कुछ एक्टिविटी है जिसको कि मैंने देख लिया, लेकिन मैंने ऐसा प्रिटेंड किया, मैंने ऐसा दिखावा किया कि मैंने नहीं नोटिस किया, मैंने कुछ भी नहीं देखा। समझ गए? वही चीज हम बोलते हैं, उसी को बोलते हैं टर्न अ ब्लाइंड, यानी कि देखते हुए उस चीज को ऐसा दिखावा करना कि आपने उस चीज को देखा ही नहीं, आपने उस चीज को नोटिस ही नहीं करा है, तो उसे हम टर्न अ ब्लाइंड बोलते हैं। ओके, चलो दूसरा 22, क्लोज द बुक। इसका मतलब क्या हो जाता है भाई? इसका मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसको आपने रोक दिया तो उसको हम बोल सकते हैं क्लोज द बुक, यानी कि स्टॉप वर्किंग। अगला 23, रैथ ऑफ गॉड। ये बहुत मस्त वर्ड है और ये आपको जानना भी चाहिए, नॉर्मली भी ये बहुत ही मस्त है, और इसके लिए जो उदाहरण आपको दूंगा वो भी आपको अच्छा लगेगा। देखो, इसका मतलब होता है डेंजरस, बहुत खतरनाक, या फिर ये बोले कि भगवान का कहर, कहर इसे बोल सकते हैं। गाइज रैथ ऑफ गॉड का मतलब यही होता है। गाइज एक चीज आपको बता देता हूं यहाँ पे कि जो इजराइल है, इजराइल का क्या है कि अगर उसका किसी भी नागरिक को कहीं भी किसी भी देश में है, उसे कुछ होता है, कोई भी आतंकवादी संगठन मारता है, तो वो जरूर बदला लेता है। तो इसी प्रकार से जो एक बार ओलंपिक था, ओलंपिक में उनके खिलाड़ियों को पकड़ करके और टेररिस्ट ने सभी को मार दिया था। पता नहीं कितने थे, 11 थे, 12 थे, ये पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन मार दिया था। तो उसके बाद क्या किया, वहां की इजराइल की जो बहुत ही जबरदस्त एजेंसी है, खुफिया एजेंसी मोसाद, उसने ऑपरेशन चलाया था लगभग 20 to 25 ईयर्स, और एक एक को मारा था ढूंढ ढूंढ के, चाहे वो किसी भी देश में था। तो उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था रैथ ऑफ गॉड, ठीक है। रैथ ऑफ गॉड इन इसका मतलब कि भगवान का कहर। अगला सवाल, क्लियर अप। इसका मतलब क्या होता है? क्लियर अप का मतलब होता है टू एक्सप्लेन। देखो, टू एक्सप्लेन यानी कि किसी भी चीज को, मान लो कि आप और आपका फ्रेंड है, आप दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन हो गया, तो आप क्या करते हैं, उस चीज को क्लियर अप करते हैं, उस कंफ्यूजन को क्लियर अप करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर लाइट ऑन भी जिसे हम बोल सकते हैं। तो माहौल को लाइट करने की कोशिश करेंगे, सही करने की कोशिश करेंगे, है ना, करेंगे ऐसा ना, तो वही चीज हो जाता है क्लियर अप। अगला 25, ह्यूमन्स वर्क। ह्यूमन वर्क का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है सोशल वर्क। बहुत ही अच्छा ये भी वर्ड है, सोशल वर्क, यानी कि सामाजिक कार्य। गाइस सामाजिक कार्य आप कुछ भी करें, चाहे थोड़ा सा ही करें, थोड़ा ही कुछ करें, लेकिन अगर आप करते हैं तो उसकी एक सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। तो वही होता है ह्यूमन्स वर्क। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सॉफ्ट ऑप्शन, यानी कि इजी एंड एग्रीएबल, यानी कि जो आसान भी हो और साथ ही साथ सहमति के योग्य भी हो। अच्छा, आप समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि आप हो और आपका कोई भाई है या फिर बहन है आपकी, तो भाई बहन में तो होता ही है झगड़ा, चाहे जो कुछ भी, लेकिन नॉर्मली अगर एक चीज बोलूं कि मान लो आपको एक गिलास पानी चाहिए, आपने बोला जल्दी से लाके दो पानी वरना बहुत मारूंगा, ऐसा बोला आपने, ऐसा कुछ बोला, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे आपने हार्ड ऑप्शन का प्रयोग किया। वहां पे आपको ये भी सुनने को मिल सकता है मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन वहीं पे अगर आप बोलोगे प्लीज यार प्लीज पानी ला दो मेरे लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे इजी एंड एग्रीएबल, यानी कि वो सहमति से आसानी से चला जाएगा। समझ गए? सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब वही हो जाता है। 27 नंबर है, बरी दी हैज। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है टू मेक पीस, यानी कि शांति बनाए, शांति बनाने का वही हो जाता है बरी द हैज। ये इसका मतलब हो जाता है टू मेक पीस।
यानी कि शांति। ओके, आगे कूल वंस हेल, टू कीप वेटिंग। ये सब याद हो जाएगा, आप आराम से इसको देख लेना वीडियो में। उसके बाद क्या करोगे आप, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, वो भी आप देख लोगे, उसमें भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा रट लेना। कूल वंस हील, इसका मतलब होता है टू कीप वेटिंग। आप जैसे अभी वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हो, अब दूसरे राज्य में रैलीज के लिए वेट कर रहे हैं वहां के स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा, कूल वंस हील, यानी कि टू कीप वेटिंग। ओके, समझ गए, इंतजार करना। आगे लाइव वायर, ए पर्सन हु इज लाइवली और एनर्जेटिक, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि काफी ज्यादा खुशमिजाज हो और एनर्जेटिक हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइव वायर। ए पर्सन हु इज लाइवली और एनर्जेटिक, समझ गए। तो कोई भी पर्सन हो, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बोल सकते हैं, कोई भी है जो कि काफी ज्यादा खुशमिजाज है और एनर्जेटिक है, तो उसे हम बोल सकते हैं लाइव वायर। अगला फील ब्लू, इसका मतलब इन ट्रबल, डिप्रेस्ड, यही होता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम में, कोई मुसीबत में, टेंशन में, यही हो जाता है फील ब्लू, है ना। फील ब्लू यानी कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप कोई दिक्कत में हो, कोई परेशानी में हो, तो वहां पे फील ब्लू आ जाएगा। आगे अबव बोर्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अबव बोर्ड मतलब लीगल एंड ऑनेस्ट। अबव बोर्ड मतलब लीगल और ऑनेस्ट, यानी कि जो लीगली सब कुछ करेक्ट हो और साथ ही साथ ऑनेस्ट भी हो, यानी कि ईमानदार भी हो, ठीक है, इलीगल ना हो। ओके, अगर कोई इलीगल होगा तो वो फिर अबव बोर्ड नहीं हो पाएगा ना, बोर्ड के ऊपर नहीं हो पाएगा ना। अगर वो लीगल रहेगा तभी तो उसको इतना महत्व दिया जाएगा, है ना। तो यहां पे वही हो जाता है। आगे फॉर कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब रेन हेवली, यानी कि बहुत ही भारी बारिश, भारी वर्षा को हम क्या बोलते हैं, फॉर कैट्स एंड डॉग्स। ओके, बहुत ज्यादा हेवी रेन हो, बहुत ज्यादा भारी बारिश हो, तो उसे हम ये बोलते हैं फॉर कैट्स एंड डॉग्स। अगला फॉर गुड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है परमानेंटली, यानी कि हमेशा के लिए, स्थायी तौर पे। फॉर गुड, फॉर गुड, मान लो, देखो ध्यान देना, अब मान लो कि आपकी जॉब लग गई कहीं पे, है ना, तो लोग क्या पूछते हैं, अगर आप कहीं गांव में या कहीं और से रहोगे, तो अगर आप कभी जॉब करते हो कहीं पे, प्राइवेट जॉब भी अगर आप करते हैं या कोई और करता है, तो उसे क्या बोलते हैं लोग कि परमानेंट है क्या, परमानेंट यानी कि स्थायी है क्या, यानी फॉर गुड है क्या। अगर स्थायी चीज कोई मिल जाती है तो वो क्या होता है, वो हमारे लिए एक फॉर गुड के लिए काम करेगा ना, वो एक बहुत अच्छी चीज हो गई ना, है ना, तो वही हो जाता है फॉर गुड। अगला आयरन फिस्ट, इसका मतलब टू ट्रीट पीपुल इन सीवियर मैनर स्ट्रिक्टली, यानी कि किसी जो आदमी है, जो और लोग हैं, उनको एक मैनर में, एक स्ट्रिक्ट मैनर में जो है ट्रीट करना। जैसे कि हमारी क्लास में जब हम पहले छोटे थे, बचपन में पढ़ने जाते थे, हमारी स्कूल में कोई ना कोई ऐसे टीचर जरूर होते थे, या फिर हमारे प्रिंसिपल सर जरूर होते थे, जो कि हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखते थे, टू ट्रीट पीपुल इन सीवियर मैनर, यानी कि आयरन फिस्ट की तरह रखते थे, है ना। तो उन्हें हम बोलते हैं, यानी हम अपने प्रिंसिपल सर को, मैं अपना खुद बता रहा हूं, उनको बोल सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। चलो 35 टाइम एंड अगेन, यानी कि ऑलवेज, यानी कि हमेशा। टाइम एंड अगेन का होगा हमेशा, यानी कि मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि आई एम वर्किंग टाइम एंड अगेन, यानी ऑलवेज, यानी कि हमेशा मैं काम कर रहा हूं 24/7, है ना, तो उसे हम बोल सकते हैं टाइम एंड। 36 नंबर रूल द रस्ट, इसका मतलब होता है कि एक्सरसाइज ऑथोरिटी टू बी द मोस्ट पावरफुल मेंबर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी ग्रुप, एनी फाउंडेशन, एनीथिंग, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रूल द रस्ट। यानी कि अगर हम बात करें हमारे देश में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं रूल द रस्ट, ठीक है। या फिर कोई पार्टी है ना, कोई पार्टी है, तो वहां के जो उसके अध्यक्ष होंगे उन्हें हम बोल सकते हैं रूल द रस्ट, यानी कि वो जो है वो मोस्ट पावरफुल मेंबर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें आप सबसे पावरफुल हो, तो वहां पे आपको भी बोला जाएगा रूल द रस्ट, है ना। तो रूल द रस्ट मीन्स कि कोई भी पावरफुल
व्यक्ति हो जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया हो, सिंपल सी बात समझ लो। या फिर आपके घर में, आपकी घर की ही बात कर लेते हैं, अगर आपके घर में कोई मुखिया है, आपके फादर मुखिया हैं, तो उन्हें क्या बोल सकते हैं? उन्हें बोल सकते हैं रूल द रोस्ट, यानी कि वो आपके घर के मुखिया हैं। ऐसे ही अगर कोई डाकुओं का समूह है, उसका जो मुखिया है, जो सरदार है उनका, उसे हम रूल द रोस्ट बोल सकते हैं। ओके, चलो 37 नंबर, हैव समथिंग अप योर स्लीव। इसका मतलब हैव एन अल्टरनेट प्लान। मान लो कि आपने कोई ऐसा कुछ किया, ठीक है, कोई प्लान बनाया कुछ करने का, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि आपने एक प्लान बनाया, प्लान ए, और एक बनाया प्लान बी। तो उसे ही हम बोलते हैं, जो प्लान बी है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं हैव समथिंग अप योर स्लीव, यानी कि हैव एन अल्टरनेट प्लान। एक और अल्टरनेट प्लान आपके पास होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है, और ऐसी कई थ्योरीज भी ये प्रूव कर चुकी हैं, कि जैसे ही हम प्लान बी के बारे में सोचते हैं, उसी टाइम पे हमारा ये जो है कॉन्फिडेंस वो कम हो जाता है कि हमारा प्लान ए काम करेगा, यानी कि हम उस पर पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं जैसे ही हम प्लान बी के बारे में तैयारी करते हैं। तो समझ में आ गई बात। चलो आगे 38 नंबर, टेक टू टास्क, यानी कि पनिश्ड, रिप्रिमेंडेड, बुरी तरह फटकारना, यानी बहुत ही गंदे तरीके से फटकारना, डांटना। तो उसे, मान लो आपने कुछ गलत किया, या फिर आपने किसी से झगड़ा किया अपने स्कूल में या फिर अपने कॉलेज में, कहीं पे भी, तो उस टाइम पे आपके फादर, आपकी मम्मा जो भी होंगी, वो आपको क्या करेंगी? टेक टू टास्क, यानी कोई टास्क देंगी। टास्क का मतलब पनिश करेंगी आपको, कुछ डांटेंगी, बोलेंगी, थप्पड़ भी पड़ सकता है, चप्पल भी पड़ सकती है ना, ये भी पड़ सकती है। तो उसे ही बोलते हैं टेक टू टास्क। आगे 39 नंबर, फील वंस पल्स टू फाइंड व्हाट वन इज थिंकिंग ऑन सम पॉइंट, यानी कि मान लो कि कोई पॉइंट है, ठीक है, और वहां पे आप सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है उसके बारे में फाइंड करना, जानना, ठीक है, वही हम बोलते हैं फील वंस पल्स, यानी दूसरे के पल्स को, दूसरे की नब्ज को टटोलना, पकड़ना। इसे ही बोलते हैं हम कि फील वंस पल्स, यानी कि जो नेता लोग होते हैं वो जनता की पल्स को पकड़ते हैं, जांचते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उस पॉइंट पे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वो क्या होता है? फील वंस पल्स। ओके, लास्ट है आज का 40 नंबर, डंकीज ईयर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि मान लो कि अभी आपकी एयरफोर्स में जॉब लग जाती है, उसके बाद काफ़ी टाइम तक आप घर पे नहीं आते हो, और बहुत टाइम बाद, 2-3 साल बाद आप आते हो घर में, तो क्या होगा? उसे हम क्या बोलेंगे? डंकीज ईयर। डंकीज ईयर उसे बोलेंगे, यानी काफ़ी लंबा टाइम, एक बहुत लंबा टाइम, है ना। मान लो आपने अपना जो 5th क्लास कंप्लीट किया, तो वो एक लंबा टाइम हो गया, तो डंकीज ईयर उसे बोल सकते हैं इस तरीके से, एक लंबा टाइम, ठीक है, उसे ही हम बोलेंगे डंकीज ईयर। समझ गए? तो ये आज के 20 थे। आई होप कि आप समझ गए होंगे, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज जो चला रहा हूं मैं। बाकी कोशिश कर रहा हूं मैं कि आज आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की भी वीडियो है, जो कि टॉप 100 की ही सीरीज होगी, तो मैं उसके लिए भी ट्राई कर रहा हूं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हो। चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इन केस आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो। सब्सक्राइब कर लिया है तो देख लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर किया होगा आपने, अगर नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि अपडेट तभी आपके पास पहुंच पाएगी हर एक वीडियो की। इंस्टा आईडी, टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाओ ज्वाइन करो। वीडियो को शेयर भी कर देना यार, शेयर करोगे तभी तो और लोग जुड़ेंगे हमारे साथ और ये फैमिली बड़ी होगी, तब भी मुझे भी मजा आएगा, है ना। चलो मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।